सांख्यिकी में आंकड़ों के विश्लेषण करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें मीन मीडियन मोड का कैलकुलेशन किया जाता है और हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड यूज होता है वो है अरिथमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसी होती है इसको तो एग्जाम्पल के साथ ही समझना पड़ता है, लेकिन समांतर माध्य आखिर है क्या, क्यों जरूरी है, इसको भी जानना जरूरी है। आज इस क्लास में मैं समांतर माध्य के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा और आने वाले वीडियोस में आपको समांतर माध्य की कैलकुलेशन कैसे करनी है वही बताऊंगा। हालांकि आज की इस क्लास में आपको व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज के बारे में कैलकुलेशन करना बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो बेटा कि समांतर माध्य क्या है। माध्य नॉर्मली इसको हम औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में औसत। ठीक है, ये है हमारा औसत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। मतलब जो भी हमारे पास कुल दे रखा है, कुल को उसकी संख्या से भाग देकर जो प्राप्त होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? औसत, एवरेज। ठीक है, और यही औसत ही एक तरीके का समांतर माध्य है। एक्चुअली में इसी को स्टैटिस्टिक्स में समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन के नाम से जाना जाता है। समांतर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या में भाग देने पर प्राप्त होता है। मतलब जितने भी हमारे पास से इंफॉर्मेशन है, जितने भी पद है, उन सभी पदों को टोटल कर देंगे। जैसे हमारे पास है 4, 5, 6, ठीक है, 4, 5, 6, 1 ये दे रखा है और हमसे कहा गया भैया इसका समांतर माध्य निकालो। इसके लिए सभी पदों को यानी कि 4 + 5 + 6 + 1 जोड़ा जाएगा और कितने पद है? 4 पद है। 4 से उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 5 और 9 और 1 10, 10 6 16, 16/4, तो जो एवरेज कितना आया? 4। तो इसको बोलेंगे समांतर माध्य। और इसी तरह से हर श्रेणी का समांतर माध्य कैलकुलेट होता है, बस इसमें बस फार्मूले का फर्क पड़ जाता है। समांतर माध्य के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं तो जरूरी है उसकी परिभाषाओं को समझना। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया गया है सेक्रेस्ट के द्वारा। उनके कहा है कि एक समग्र माला मतलब आंकड़ों का एक सीरीज, ठीक है, के पदों के मूल्य को जोड़ को उनके संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या माध्य कहलाती है। मतलब साफ है कि कोई भी सीरीज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एक पर्टिकुलर सीरीज में, उसमें जितने भी पद होते हैं उन सभी पदों को आपस में जोड़ेंगे और जितने पद है उनकी संख्या से भाग कर देंगे, तो जो प्राप्त होगा संख्या, जो नंबर, उसी को हम क्या बोलेंगे? समांतर माध्य कहते हैं। और प्रोफेसर किंग का भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह का है कि समंगमाला के पदों के योग में उनकी संख्या का भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसे माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल भाई है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। अब समांतर माध्य के अगर प्रकार के हिसाब की बात करते हैं तो इसको नॉर्मली 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सरल और एक होता है भारित। सरल समांतर माध्य मतलब सिंपल अरिथमेटिक मीन, मतलब पदमाला के जब सभी पदों को सामान्य रूप से औसत कैलकुलेट कर लिया जाएगा तो उसको सरल समांतर माध्य कहा जाएगा। मतलब पदों की संख्या, यहाँ पर पदों को कोई विशेष क्रम नहीं दिया जाता है, पदों का योग कर लिया जाएगा और उसकी संख्या से सिंपली क्या कर दिया जाएगा? भाग कर दिया जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पदों में कुछ पद विशिष्ट हो जाते हैं, तो विशिष्ट पदों को विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष क्रम दिया जाता है, विशेष वेट दिया जाता है, और जब उसको विशेष वेट दिया जाएगा तो तब होता है उसको भारित समांतर माध्य, वेटेड अरिथमेटिक मीन। मतलब जब पदों को आवश्यकता अनुसार भार प्रदान किया जाता है तब उसको भारित समांतर माध्य कहते हैं। और यहाँ पर वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए टोटल वेटेड निकालने के बाद उसको टोटल वेटेड प्रोडक्ट निकालने के बाद टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अलग से बताया जाएगा, आपको अलग से क्लास दिया जाएगा, लेकिन हम केवल हम पर सरल समांतर माध्य की बात करेंगे। जब समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं तो सीरीज के अकॉर्डिंग, डेटा को रिप्रेजेंट करने के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कैटेगरी बांटा जाता है। आप सबको पता है कि सीरीज नॉर्मली 3 तरह का होता है। एक है व्यक्तिगत और इंडिविजुअल सीरीज, खंडित श्रेणी यानी कि डिस्क्रीट सीरीज,
और सतत अविच्छिन्न वर्गीकृत, इसको किसी नाम से जान जाते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मली कंटिन्यूअस सीरीज। यहाँ पर इस सीरीज में केवल हमारे पास पद दे रखे होते हैं, यहाँ पर पद और साथ ही साथ पदों की आवृत्तियां दे रहती हैं, और यहाँ पर पद समूह दे रखा होता है, मतलब यहाँ पर दे रखा होता है वर्गांतर। क्या दे रखा होता है? वर्गांतर, क्लास इंटरवल, और साथ ही साथ उसकी क्या दे रखी होती है? आवृत्ति, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा के अकॉर्डिंग जब अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम उसका कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी है, मतलब हमारे पास केवल और पद दे रखा है, ठीक है, हमारे पास केवल आइटम गिवन है, उस केस में हमसे कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट को, अर्थमेटिक मीन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एक्स बार। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन का जो है सिंबल है। अब जब व्यक्तिगत श्रेणी में हमें माध्य कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है माध्य, तो इसकी जो दो विधियां होती, इसकी जो विधियों की बात करती हैं, दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अगर प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं, यहाँ माध्य कैलकुलेट करने के होता है, माध्य बराबर हो जाता है समेशन एक्स अपॉन एन। यहाँ पर समेशन एक्स का मतलब होता है पदों का, जो भी पद होता है सबको योग कर जोड़ देंगे, और एन का मतलब होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड, जिसको अप्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं हम, या फिर कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। और जब इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, तो इस विधि के अकॉर्डिंग जो माध्य होता है ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो ए होता है इसको बोलते हैं कल्पित पद, जो भी पद होता है उसमें से मान लेते हैं, कल्पित माध्य होता है, मतलब किसी एक को मान लेते हैं। dx का मतलब होता है x माइनस ए, और n का मतलब होता है आपको क्या चीज है? पदों की संख्या। लेकिन ये जो मेथड है, इस मेथड का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां पर हमारे पास पदों में समान अंतर गिवन होता है। जैसे अगर हमारे पास 1 दे रखा है, 5 दे रखा है, 9 दे रखा है, 11 दे रखा है, 10 दे रखा है, तो वहां पर हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है और हमारे पास पद दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, तो इनका जो क्रम है इसका अंतर समान है, तो वहां पर इस मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इस मेथड का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया पहला सीरीज। जब हम दूसरे की बात करते हैं, खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में माध्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो है 3 विधियां, जिसमें सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि। और खंडित श्रेणी में हमारे पास x यानी कि पद भी दे रखे होते हैं, और f यानी कि पदों की आवृत्ति भी गिवन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि के अकॉर्डिंग अगर माध्य निकालने जाए तो इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहां पर समेशन एफ एक्स का मतलब होता है पद तथा आवृत्ति के गुणनफल का योग, मतलब जो भी पद होता है आवृत्ति को आपस में गुणा कर देते हैं, उसके बाद उसका जो भी गुणा आता है उस सबको टोटल कर लेते हैं, और समेशन एफ का मतलब होता है आवृत्तियों का योग। ठीक है, जितने भी आवृत्ति है सबका योग होता है। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है हमारे पास कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है यहाँ पर मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एवरीडेक्स अपॉन समेशन एफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए है सेम वही, मतलब जो मीन में से एक्स में से एक को मान लेते हैं कि हमारा माध्य है, तो ये हो गया कल्पित माध्य। ठीक है, और समेशन एफ डी डेक्स का मतलब होता है एफ मल्टीप्लाई बाय डी एक्स।
अब बात यह है कि जो dx आता है वो होता है x माइनस ए से। और जो तीसरी विधि है, हालांकि हर एक मेथड से के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको वीडियो ला के दूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो को समझने में। और तीसरी विधि है, इसको बोलते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। और इस विधि का प्रयोग तब कर सकते हैं जब पदों में एक समान अंतर होता है। जो भी पद रखे थे अगर उसमें समान अंतर दे रखा तब इस विधि का प्रयोग कर पाएंगे, अदरवाइज केवल ऊपर की दो विधियों का ही प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ डी डैश एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। तो यहां पर हमारे पास जो एफ डी डैश एक्स आया मतलब एफ मल्टीप्लाई बाई डी डैश एक्स होता है। और ये जो डी डैश एक्स है इसकी कैलकुलेट करने के लिए जो भी डी एक्स निकालते हैं उसको आई से, यानी कि आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं सेम यही विधि हम जो है कंटिन्यूस सीरीज में भी यूज करते हैं। वो पर भी डिक्टो सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस वहां पर हमारे पास, ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या दे रखा होता है, वर्गांतर दे रखा होता है। यहाँ पर वर्गांतर दे रखा है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और साथ ही साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मेथड है भाई सेम तीन मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड है समेसन एफ एक्स अपॉन समेसन एफ, पहला मेथड। दूसरा मेथड होता है कल्पित माध्य विधि ए प्लस समेसन एफ डी एक्स अपॉन समेसन एफ। और तीसरी विधि है पद विचलन विधि, यहाँ पर ए प्लस समेसन एफ डी डेक्स एक्स अपॉन समेसन एफ मल्टीप्लाई बाई आई। और तीन विधि यहाँ पर भी सेम टू सेम वही है जो डिस्क्रीट सीरीज में हम यूज करते हैं। फिलहाल इसका भी अलग से वीडियो आएगा। आज की इस क्लास में हम जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं वो है व्यक्तिगत श्रेणी के। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में हमें समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, नीचे 10 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिए हुए हैं, इनसे आप प्रत्यक्ष रीति का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य की गणना कीजिए। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जब प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पर मीन इक्वल टू होता है समेसन एक्स अपॉन एन। तो समेसन एक्स का मतलब होता है जो भी पद हमारे पास गिवन होता है, इसके लिए कोई अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने पद होते हैं सबको ऐड कर दो। 30 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 26 प्लस 23 प्लस 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दो। अब इस सबको जोड़ना है, हमें सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, ये हो गया हमारे पास 0 8 5 13 13 और 6 19 19 और 6 7 26 26 और 5 31 31 और 6 37 37 और 3 40 40 का सिफर असिल 4 4 और 4 8 9 10 10 2 12 12 2 14 14 3 17 20 2 22 22 3 25 25 और 5 30 300/10। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 30। तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। ज्यादा दिक्कत है नहीं, खाली टोटल करके डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। अगर इतने सिंपल क्वेश्चन में भी आपको लगता है कि कोई डाउट रह जाता है, बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला, तो बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको अपना डाउट लिख देना है। देखना आपका डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको जरूर दूंगा, रिप्लाई जरूर होता है मुझसे हर एक बच्चे के कमेंट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इससे हमें कहा गया है कि यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना, और कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है तो टेबल तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर सेम क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को कल्पित माध्य विधि से करना है। तो सबसे पहली बात तो है जो भी हमारे पास डेटा दे रखा है उसको एक्स को लिख दो यहाँ पर 30 28, कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 30 28 35 26 37 35। तो एक काम और करते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जरूरी काम है, इसको हम कर लेते हैं कि
डायरेक्टली इस तरह से ना लिख के, जब वहां पर इनवर्स इसको है, इसको हम क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर दो, आरोही या अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर दो। इससे हमें कल्पित माध्य लेना आसान हो जाएगा। मतलब सबसे पहले सबसे छोटे आइटम को लिखेंगे, तो इसमें सबसे छोटा आइटम हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे छोटा आइटम है हमारे पास 20। 20 के बाद क्या आ रहा है, 20 के बाद हो रहा है 23। 23 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 23 हो गया। 23 के बाद हमारे पास आइटम हो रहा है 26, और यहाँ पर 26 हमारे पास 2 बार है। 26 के बाद क्या आ रहा है, 28 हो गया। 28 के बाद हमारे पास आ गया 30। 30 के बाद हमारे पास हो गया 35। 35 के बाद हमारे पास हो गया 35 हमारे पास 2 बार है। 35 के बाद हो गया हमारे पास 37, और 37 के बाद लास्ट में कौन है, 40। ठीक है, ये हो गया। अब हमें, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन dx अपॉन n, तो जो n होगा वो तो 10 है, क्योंकि 10 पद है। ठीक है, और हमें a को मानना है, a कितना होगा, a मानने के लिए इसका जो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट में 5 और 6 दोनों आ रहा है, तो इसमें से किसी दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को हम क्या करें, एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसको एज्यूम कर लो, यहाँ पर छोटा वाला आइटम, यानी कि 30 को 28 दोनों से किसी कर सकते हैं हम, इसको 28 को, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा a है। तो हमारा a कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया। अब निकाले dx इक्वल टू होता है x माइनस a, मतलब ये हो गया x, इसमें से 28 को माइनस कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 20 माइनस 28, तो ये हो गया माइनस का 8। 23 माइनस 28 इक्वल टू हो गया माइनस का 5। 26 माइनस 28 इक्वल टू होता है माइनस का 2। 26 माइनस 28 इक्वल टू हो गया माइनस का 2। यहाँ पर 28 माइनस 28 हो गया 0। 30 माइनस 28 इक्वल टू हो गया 2। 35 माइनस 28 इक्वल टू हो जाएगा 7। यहाँ पर भी जगह 35 माइनस 28 इक्वल टू हो जाएगा 7। 37 माइनस 28 इक्वल टू हो जाएगा 9, और लास्ट में हो जाएगा 40 माइनस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 12। अब ये क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना, क्योंकि समेशन dx चाहिए, तो यहाँ पर चाहिए समेशन dx इक्वल टू, सबको ऐड कर दो, बट ये 4 माइनस के हैं और ये प्लस के, तो माइनस वाला अलग ऐड कर दो। 8 + 13, 13 तो 15, 15 तो 17, यानी कि माइनस का 17 ये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35 और 2 37, तो 37 और माइनस 17, प्लस माइनस माइनस 37 17 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 20, कितना हो गया 20। अब इसको उठा के बाहर रख दो। ए हमारे पास आ गया 28 प्लस समेशन dx हमने निकाल लिया 20, और n कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, तो ये हो गया 28 + 2, यानी कि आंसर कितना हो गया 30। देखिएगा, डायरेक्ट मेथड से जो निकाला था सेम आंसर यहाँ पर भी आएगा। मेथड चाहे कोई सा भी यूज करो, आंसर सेम ही आएगा। अगर अलग आता है तो एक बार चेक कर लो, कहीं यहाँ पर कैलकुलेशन तो गलत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत श्रेणी में अप्रत्यक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड। अगर कहीं डाउट लगता है, समझ में दिक्कत होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि किस पॉइंट पे और क्या डाउट आया है। क्लियर जरूर करूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। इसी तरह से लगातार स्टैटिस्टिक्स के अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया है, फॉलो कर लीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए। थैंक यू एंड बाय।